यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि इससे 1 या 2 सवाल नीट में हर एक साल पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम फिजिक्स में स्कोर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। इसमें मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं, मतलब 5 टॉपिक बनाए हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो कि बेसिक चीज़ है, डायमेंशन। डायमेंशन दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा डायमेंशन फार्मूला होगा। इसमें हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कोई भी फार्मूला पता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है F=QE, तो फोर्स इजकल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि फिजिक्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये बेसिक फार्मूला ये आता है। तो वहाँ पहुँचेंगे तो हमको फार्मूला पता चल जाएगा ये। अभी तो हम इसको जान लेते हैं, बाकी आप धीरे धीरे जितने भी चैप्टर फिजिक्स के पढ़ते जाएंगे वहाँ वहाँ से आपको नए नए फार्मूला मिलते जाएंगे, तो आपको वहाँ का फार्मूला उस समय याद होगा और उससे रिलेटेड हम डायमेंशन निकाल सकेंगे आसानी से। अभी यहाँ पे मैंने जैसे फोर्स इजकल टू क्यू दिया है, तो यहाँ पे चार्ज का जो आपका नोटेशन होता है उसको हम कहते हैं चार्ज इजकल टू करंट अपॉन टाइम से हम उसको हम जानते हैं, तो उसका 80 होता है। और फोर्स का तो आपको पता ही होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशन का LT-2। तो मतलब हमको अगर बेसिक पता है तो उससे हम किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, हमको याद करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि रेजिस्टेंस का है, अब रेजिस्टेंस का हम लोग रट लेते हैं, लेकिन अगर आपको आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, और वोल्टेज का फार्मूला वहाँ पे दिया होगा वर्क अपॉन, क्योंकि वोल्टेज का एक इनफाइनाइट से चार्ज क्यू लाने पे जितना वर्क करना पड़े वो उसका वोल्टेज होता है, ये आप वहाँ पढ़ेंगे। तो वहाँ से हमने फार्मूला निकाल लेंगे, और वहाँ बेसिक वर्क का हमको डायमेंशन पता होता है, चार्ज का पता ही है, आई का, तो वहाँ से हम करंट रेजिस्टेंस का निकाल लेंगे। ऐसे ही परमिएबिलिटी का, इसमें मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा है, इसमें बीच बीच में फार्मूला से रिलेट करके लिखा है, और जितने भी फार्मूला हैं ये सब नीट के सिलेबस में हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी एक बेसिक सा फार्मूला है जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। परमिएबिलिटी कांस्टेंट, ऐसे ही प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, तो वहाँ से आपको ये फार्मूला पता चलेगा, वहाँ से आप रिलेट करके हम उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। जो कि पहला पॉइंट डायमेंशन है, यूनिट एंड डायमेंशन का, इससे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको किसी भी फार्मूले को हमको रटने की ज़रूरत नहीं है। डायमेंशन हम चैप्टर वाइज जब फार्मूला पढ़ेंगे तो उसको चूँकि हमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उस चैप्टर में उस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन हमको मिलेंगे, तो वहाँ से हम ये चीज़ें याद कर लेंगे और हम तुरंत डायमेंशन निकाल सकेंगे। तो इसको आप चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे फिजिक्स, वैसे वैसे आपको फार्मूला याद होते जाएंगे, और वहाँ से आप डायमेंशन फार्मूला आसानी से निकाल पाएंगे। आप यहाँ पे हर एक का डायमेंशन रट नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं जिनके फार्मूला आएंगे तो उसमें कन्फ्यूजन होगा, इसलिए चैप्टर वाइज जैसे ही पढ़ाया जाएगा आप उसको साथ साथ समझते जाएंगे, फार्मूला ब्रेक करते जाएंगे, और वहाँ से आप उसका डायमेंशन निकाल पाएंगे। दूसरा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें मैंने लिखा है दूसरे पॉइंट में कि टू फाइंड इक्वेशन इज रॉन्ग और राइट। यहाँ पे 2 पॉइंट आपको मतलब दिखाई दे रहे होंगे, इनको आप अगर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप आसानी से स्टेटमेंट रॉन्ग है या राइट है पहचान जाएंगे। जैसे यूनिटलेस तो डायमेंशनलेस होगा, मतलब जिसका यूनिट नहीं होगा उसका डायमेंशन नहीं होगा, पर डायमेंशन लेस पर यूनिट हो या भी नहीं सकता। जैसे कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है कोई, तो उसका यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि रेडियन है, तो रेडियन आपने पढ़ा होगा, उसका डायमेंशन कुछ नहीं होता लेकिन यूनिट होता है। ऐसे ही ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि ओनली सम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, तो उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को आप जोड़ या घटा सकते हैं। तो मैंने दूसरे पॉइंट में लिखा है कि जिसका फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा उन्हीं को आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये एक रूल होता है डायमेंशन में। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि डायमेंशन ऑफ लैम्डा इन दिस फार्मूला,
तो इसको हमने सेकेंड वाले पॉइंट से ही किया है। हमने यहाँ पर ये मान के चला है कि ए का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो बी अपॉन लैम्डा क्यू का डायमेंशनल फार्मूला होगा, और वही डायमेंशनल फार्मूला म्यू का होगा। म्यू का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, तो हमने म्यू को लिखा, म्यू का डायमेंशन कुछ नहीं होता, ये लिखा एम नॉट एल नॉट टी नॉट इक्वल टू ए, यानी कि ए का भी कोई डायमेंशन नहीं है। अब बी को इससे रिलेट करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लैम्डा क्यूब है, तो लैम्डा जब जब इक्वल करेंगे 0 या 1 करेंगे तो लैम्डा क्यूब उस साइड में आ जाएगा। अब वहाँ पे लैम्डा का हमको फार्मूला पता होता है, डायमेंशन लैम्डा मतलब लेंथ सही होता है, समझते होंगे आप। तो b इक्वल टू एल क्यूब, तो b का एल क्यूब हो गया और a का कोई डायमेंशन नहीं। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं जिसका पॉइंट यही है कि वही फिजिकल क्वांटिटी को आप जोड़ या घटा सकते हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। उससे रिलेटेड, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट है। फिर एक और पॉइंट है कि इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है, ये भी हमें इसी चैप्टर में पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया है कि यूनिट लेस टू डायमेंशन लेस, मैंने आपको ये बता दिया है जो कि सेकंड पॉइंट का है। अब इसके बाद हम तीसरा जो पॉइंट है जो कि इस चैप्टर से पूछा जाता है, जिसमें हमको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन में दिया जाता है। दिया जाएगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको आप दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज करिए। जैसे कि एक क्वेश्चन से मैंने यहाँ पे बताया है कि एक जूल है, जो कि सिस्टम जूल, सबको पता है कि जूल जो यूनिट होता है वो MKS का होता है। अब जूल को हम उसके फार्मलाइज फॉर्म में लिखेंगे, जैसे जूल जो कि होता है, जूल को जो कि MKS में है उसको ब्रेक करेंगे MKS में जूल को, और क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन को L(T)⁻²। तो टाइम जो आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा गया है। तो इसको अपने अपने लोगों को यहाँ पे दिया गया है कि टाइम को मान लिया जाए T, और जो कि 10 सेकेंड है, एक यूनिट है जिसमें 1 सेकेंड इक्वल 10 सेकेंड, 1 मीटर इक्वल 20 मीटर, 1 किलोग्राम इक्वल टू 100 ग्राम। तो उसमें जो नया स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा उसको लिखना रहता है। तो इसके लिए बेसिक सा फार्मूला है N1U1 इक्वल N2U2। जो N है यहाँ पे, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहेंगे। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है वो 1 जूल है, 1 जूल है, तो यहाँ पे N1 1 जूल हो जाएगा। और U1 जो इसका है, MKS में जब हम जूल को ब्रेक करेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन को फर्दर ब्रेक करेंगे लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का सेकेंड। तो उस फॉर्म में हम U1 का फॉर्म लिखेंगे। फिर जो दूसरा N2 हमको न्यूमेरिकल वैल्यू पता करना है इस क्वेश्चन में, तो उसके लिए जो U2 का फॉर्म है वो दिया गया है 100 ग्राम, 20 मीटर, देन 10 सेकेंड। तो उस फॉर्म में हम यहाँ पे लिखा है मैंने N2 अपॉन U2 जो आएगा वो यहाँ से जब लिखेंगे तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब अपॉन में आएगा। वहाँ पे मैंने कन्वर्जन किया है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये जो L² है और T⁻², इसको ध्यान में रखेंगे आप, बस मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो N2 आ जाएगा, यानी कि N2 न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हालांकि अभी पूछे नहीं गए, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन NCERT में भी दिए गए हैं। फिर उसके आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे कुछ और मैथमेटिकल और डायमेंशनल स्टेटमेंट है थ्योरेटिकल, जिसमें ये बताया गया है कि कोई अगर डायमेंशनली ट्रू है तो मैथमेटिकली ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। जैसे कि मान लिया काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो जैसे कि मान लिया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है जो कि 2mv²। तो 2mv², डायमेंशनली तो सही है mv², लेकिन मैथमेटिकली तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। तो वही चीज़ होगा, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। अगर डायमेंशनली ट्रू है तो मैथमेटिकली ट्रू होगा जब हाफ mv² होगा, और डायमेंशनली ट्रू है 2mv² तो मैथमेटिकली तो रॉन्ग है। तो ये पहला चीज़ यहाँ पे बता रहा है। देन जो इसमें सेकंड लाइन है कि अगर डायमेंशनली गलत है तो मैथमेटिकली तो कंफर्म गलत होगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी है वो होगा mv³ होगा, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे देखिए डायमेंशनली तो काइनेटिक एनर्जी mv² होता है, तो डायमेंशनली गलत है तो कंफर्म है मैथमेटिकली तो गलत होगा ही। ये 2 पॉइंट हैं। फिर यहाँ पे मैंने, अगर मैथमेटिकली ट्रू है
तो डायमेंशनली ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ये मतलब सॉरी हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि मैथमेटिकली ट्रू होने का मतलब है कि एग्जैक्ट उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम होगा और जो उसमें फार्मूला है जैसे एम बी स्क्वायर वो भी सही है, तभी तो मैथमेटिकली सही है। तो डायमेंशनली पक्का सही होगा, जैसे कि समझाया है मैंने यहाँ पे। तो डायमेंशनली तो आप सही है, एम बी स्क्वायर होता ही है, लेकिन मैथमेटिकली मतलब हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो ये जो तीसरा इससे संबंधित जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन था वो कि इसमें दे दिएगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है राइट है, आपको बताना रहेगा। तो अगर आपको पता होगा ये चीज़ें तो आप तुरंत बता देंगे। फिर जो डायमेंशनल चैप्टर से चौथा पॉइंट है उसमें आपको अलग अलग रिलेशन बताना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे टू ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे दे देगा कि वर्क W है, एक्सेलरेशन A है, टाइम T है। तो आपको बताना रहेगा कि टाइम T है, तो आपको बताना रहेगा कि डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होगा। ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन हर दूसरे साल पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको इसमें दो तरीका है, एक तरीका ये है कि आपको अगर उस पार्टिकुलर क्वांटिटी जो नोटेशन में दी है उसका डायमेंशन पता है तो आप खट से उसको कंपेयर करते हुए आप कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन ये बेसिक तरीका है और ये मतलब ये सही तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको उस पार्टिकुलर क्वांटिटी का डायमेंशन पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एल लेंथ का कंपैरिजन दिया गया है, हमने यहाँ पे डब्ल्यू के पावर ए मान लिया उसका है नोटेशन, और जो एक्सेलरेशन ए के पावर बी टाइम के पावर टी। वर्क का फार्मूला अपने को पता है, डायमेंशन फार्मूला वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वहाँ से अपने ये फार्मूला निकाला, फिर यहाँ से कंपेयर करना ही है आपको। और फिर उसके बाद बेसिक मैथ ही है, इसमें कंपेयर किया गया है, तो वहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ए के पावर मास में ही केवल है और लेंथ में है और टाइम में है, और लेंथ जो दूसरे साइड जो लेंथ दिया गया है वहाँ पे केवल एल है, मास तो है ही नहीं। तो वहाँ ए के पावर 0 से कंपेयर करेंगे तो वहाँ से हमको जो ये 2a है ये 2a कट जाएगा तो a बराबर 0 ही आएगा। अब ऐसे ही बी को हमने सॉल्व किया, इस तरीके से हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, ए बी सी का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में दिए होंगे, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से करिए आपको कंफर्म तुरंत रिजल्ट मिलेगा। ऑप्शन से करेंगे तो हो सकता है कि जो आपने ऑप्शन लिया हो वो पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन, तो उसको आपको सीक्वेंस वाइज चेक करना पड़ेगा, तो हो सकता है उसका आंसर फोर्थ ऑप्शन में हो, तो आपको तीनों ऑप्शन चेक करने में टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा है कि आप बेसिक से ही लगाएं, आपको तुरंत ही एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, आपको बस टिक करना रहेगा। तो ये जो चौथा तरीका है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मतलब पॉइंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आफ्टर जो इसका फिफ्थ मोड है, फिफ्थ मोड है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि जो कि 2020 में इससे क्वेश्चन आया था, बेसिक क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था जो इसमें मैंने तीसरे पॉइंट में दिया गया है। ये यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि जीरो अगर होगा पहले, पॉइंट नहीं लगा है, पॉइंट लगा है या नहीं लगा है तो उसको हम नहीं काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर जीरो दो न्यूमेरिकल नंबर के बीच में होगा तो उसको सिग्निफिकेंट में काउंट किया जाएगा। यदि जीरो पॉइंट के बाद होगा तो उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। ये कुछ रूल हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, 3 रूल आप याद रखिए कि अगर जीरो से शुरुआत हो रहा है और उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, और अगर जीरो लास्ट में है और पॉइंट नहीं है तभी नहीं मानेंगे। लेकिन अगर पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद राइट साइड में जीरो है, चाहे जितने जीरो हैं उनको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। दूसरा रूल। तीसरा रूल कि अगर जीरो दो फिजिकल नंबर के बीच में है तो उसको भी सिग्निफिकेंट मानेंगे, जैसे कि पहला जिसमें जीरो बीच में है तो उसको सिग्निफिकेंट माना गया। दूसरा देखिए, जीरो यहाँ पे राइट साइड में है, उसको पॉइंट भी नहीं लगा है, सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। इसको एक भी तरीका ये भी है याद करने का कि अगर हम दोनों तरफ से कैंची लें और अगर वो जीरो आ रहा है तो उसको कैंची से कट जाएगा, और तो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। ये एक तरीका होता है याद करने का, लेकिन बेसिक है कि आप ऐसे मत याद करें, इसमें गलती भी हो सकता है। आप कॉन्सेप्ट को पकड़ें, जीरो अगर दो न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा,
अगर जीरो नॉर्मल नंबर के बाद होगा, जैसे 7800 है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर जीरो यहाँ पे पहले भी आता 7 से तब भी नहीं होता। लेकिन अगर पॉइंट के बाद जीरो आएगा, जैसे तीसरे पॉइंट में, जो कि जनरली यही क्वेश्चन पूछा गया था इसी टाइप का 2020 में, तो पॉइंट के बाद जीरो जितने भी आएंगे उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। ये मतलब पॉइंट के बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उसके बाद जितने जीरो आएंगे उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे, इसको खा करके। अब ये जो पांचवा तरीका है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और जो तरीका है वो जो कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, वो पूछा जाता है कि एडिशन दे देगा, सब्सट्रैक्शन दे देगा, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। अब उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट के आधार पे हम उसका आंसर देंगे, जो कि हम अगर उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट के आधार पे ये हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया, तो उसमें आप देखेंगे कि चारों ऑप्शन में मेनली एडिशन सब्सट्रैक्शन का खेल नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर का खेल रहता है। अगर आपको सिग्निफिकेंट पता है तो आपको बिना सब्सट्रैक्ट या एडिशन किए ही उसका रिजल्ट आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि वो सिग्निफिकेंट पूछ रहा है, तब आप खट से उसका आंसर देंगे। ये जो 5 पॉइंट से 6 पॉइंट थे, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन में नॉर्मली अभी तक पूछे गए हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं आता, क्योंकि 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने रहते हैं। और ये जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, ये बेसिकली फिजिक्स का उन चैप्टर माना जाता है जो कि हमारे नंबर को बढ़ा सकता है जनरली, जैसे मॉडर्न फिजिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन और थर्मल फिजिक्स वगैरह वगैरह। तो इसको आप इसी 6 पॉइंट को अगर आप पढ़ लेंगे तो इस साल या किसी भी साल आप पेपर उठा कर देख लीजिए, यूनिट एंड डायमेंशन से यही घुमा फिरा के इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी जय हिंद।